नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे आपने देख ही लिए हैं। करीब करीब सारे एग्जिट पोल्स एक ही तरह की बात कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त पर है और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू इलाके में कोई खास बढ़त दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा अपने इस प्लेटफॉर्म पर, चूंकि मैं इन दोनों राज्यों में गया था, तो मैं भी जो मैंने देखा, जो मुझे समझ में आया, तो कुछ मुद्दे मैं आपके सामने कुछ वहाँ की ज़मीनी हकीकत और चुनाव के जो निर्णायक कारण थे उस पर कुछ चर्चा की जाए और मेरे समझ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या हो सकता है इस पर मैं अपनी बात रखूं। पहली बात ये बताते हुए कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई बार चुनाव के मामले में मेरी कही गई बातें सही नहीं भी उतरी हैं और कई बार, ज़्यादातर बात सही भी रही हैं। तो एग्जिट पोल्स भी आपने देखा 400 पार दे रहे थे, वो भी गलत हुए। लेकिन इस वजह से कि मैं जो आज बोल रहा हूं वो नतीजों के दिन शायद सही ना हो, इसलिए जो मैंने देखा है या मैं जो इतना घूमता रहता हूं, इतना ट्रेवल करता हूं, इस वजह से कि मेरा बोला हुआ गलत हो जाए और मैंने जो बोला वो ब्रह्म वाक्य है, मैं इस तरह की धारणा में विश्वास नहीं करता। मेरी बात, मैं मानता ये हूं कि आदमी को नीयत का बेईमान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बदनीयती से कोई बात अगर बोलूं और अपनी मेरी जो इच्छा है या मैं जो चाहता हूं उसी के हिसाब से मैं बोलूं, तो मुझे लगता है कि तब बात जायज़ नहीं है और वो न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है और अगर उसको वो वोटों में परिवर्तित हुआ ना हुआ, सीटों में हुआ ना हुआ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ये अनुमान गलत सही होते रहते हैं। मैं हरियाणा में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में या और राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सिरसा और सोनीपत किधर है, जिनको ये नहीं पता है कि रेवाड़ी और भिवाड़ी में कितना अंतर है, जिनको ये नहीं पता है कि गोहाना किधर है और सोहाना किधर है, वो भी हरियाणा में एग्जैक्ट सीटें जो बताए होंगे उतनी ही कांग्रेस और बीजेपी को मिल भी सकती है। तो ये हर तीसरा आदमी सेफोलॉजिस्ट है। हर आदमी नतीजे आने से पहले सीटों की संख्या ऐसे लिखता है 43, 48, 47 और उससे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि अगर आप उनसे 6 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार और 6 सीटों के नाम पूछ देंगे तो नहीं बताते, लेकिन उनका अनुमान बिल्कुल सही हो भी सकता है। तो बहरहाल, चूंकि जब स्टेट्स की बात मैं करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कुछ ज़मीनी सच्चाइयों को जो मैंने देखा है वो आपको बताऊं। जो आप नहीं गए होंगे तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं गए होंगे तो अगली बार जब जाएंगे तो ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी। तो मैं बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले करता हूँ। 2 भाग में जम्मू कश्मीर को बांटा जा सकता है। 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर उसकी विधानसभा का डिलिमिटेशन हुआ। उससे पहले लद्दाख भी था और जब 46 सीटें कश्मीर रीजन में थी, 37 सीटें जम्मू रीजन में थी और 4 लद्दाख में थी, तो 87 विधानसभा की असेंबली सीट्स होती थी। जब डिलिमिटेशन हुआ तो 90 विधानसभा सीट हुई। 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई, वो 43 हो गई और 47 सीटें कश्मीर घाटी में हो गई। 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ी और 3 सीट जम्मू में बढ़ी। उसकी वजह, उसका कारण ये है कि जम्मू में जनसंख्या बढ़ी। आपको मालूम है कि सीटों का निर्धारण जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो कश्मीर में जनसंख्या के अनुपात में जम्मू के एरिया में जनसंख्या बढ़ी तो सीटों की संख्या बढ़ी। तो 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे। देखिए, 2019 में जब 370 हटाया गया तो मोदी सरकार के, नहीं 2019 की मोदी सरकार, अब तो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसकी कि आम जनता कश्मीर से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा करती है, वो फैसला 370 को हटाना था। ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, वो अमित शाह ने राज्यसभा में बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उनकी इस बात को
बहुत बार कोट कर चुका हूं। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि जब हम म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीतते थे, जब हमारे देश में 2 एमपी नहीं हुआ करते थे, 2 एमपी हुआ करते थे, जब हम जगह जगह, तब भी हम अपने नुक्कड़ों में जो बैनर पोस्टर लगाते थे उसमें हम लिखते थे धारा 370 खत्म होना चाहिए, खत्म करके रहेंगे। तो हम ये पहले से, हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है, हमने पहले से ये बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, एक देश 2 झंडा नहीं चलेगा। ये वो कह रहे थे, हम पहले से कह रहे थे। जनता ने जब 14 में हमको मैंडेट दिया तो हमने 5 सालों में वो फैसला नहीं किया, लेकिन जब जनता ने हमको दोबारा मैंडेट दिया और पहले से ज्यादा दिया, तब हमने वो फैसला लिया, क्योंकि ये देश के लोगों के साथ हमारा कमिटमेंट था, ये हमारी नीति का पार्ट था, हमारे घोषणा पत्र का पार्ट था और हमारे एजेंडे का पार्ट है। तो इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि भाजपा ने शुरू से कहा था, उन्होंने खत्म कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये खत्म होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिला, राष्ट्रीय स्तर पर हुए चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसकी चर्चा हर तरफ हुई। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ और जम्मू में क्या हुआ? अगर जम्मू में 43 सीटें बढ़ाई गई थी, तो अगर जम्मू के लोगों को 370 हटाए जाने से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या ये 5 साल का जो राज्यपाल का शासन है, इससे अगर वो संतुष्ट और खुश रहते, तो उनको तो 43 में से कम बीजेपी को 35 से 40 सीटें आनी चाहिए थी। और जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी एनसी से, जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहेगा। और जम्मू में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया या नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा होने का बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन का नुकसान ही मुझे लगता है कि हुआ है। उनकी सीटें बहुत ज़्यादा मुझे आने की 10 से कम ही सीटें रहेंगी, 5, 7, 8 जो भी हो। बहरहाल तो बात यह है कि जम्मू रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटें जीत सकती है, आप ये देखिए। तो जम्मू रीजन में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, और कश्मीर में तो मिलना नहीं था। कश्मीर में तो उन्होंने जो कैंडिडेट दिए, एक आध को छोड़ के किसी की प्रेजेंस दिखाई भी नहीं दी। मैं तो कश्मीर घाटी के, मुझे लगता है 6-7 जिलों में गया, मैंने कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा, बैनर, पोस्टर, स्टिकर कहीं नहीं देखा। तो अब एग्जिट पोल में एक सीट दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा संशय है इस पर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि छोटे दल, निर्दलीय, यहाँ तक कि जयंत चौधरी के पार्टी के 9 लोगों को चुनाव लड़ा दिया। तो उन्होंने जहाँ वो नहीं जीत सकते थे, वहाँ इस तरह का उन्होंने एक तरीके से किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी न जीते, कोई स्थानीय मजबूत उम्मीदवार को टिकट किसी दूसरी पार्टी से भी मिल जाए। निर्दल इंजीनियर रशीद की पार्टी, इंजीनियर रशीद भी इस दौरान रहे, तो ये भी उम्मीद थी। लेकिन इंजीनियर रशीद का भी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर में, जैसी बात कह रहा था, कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उनके जेल में रहने की वजह से और उनके बेटे के प्रचार करने की वजह से सहानुभूति लहर के चलते उन्हें कश्मीर जो लोकसभा चुनाव में वो उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वो जेल से निकले और उन्होंने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोलना शुरू किया और अब्दुल्ला परिवार ने उनको बीजेपी की बी टीम कहना शुरू किया, तो बहुत लोगों के दिमाग में कश्मीर के ये बात घर कर गई कि इंजीनियर रशीद को चुनाव के वक्त क्यों छोड़ा गया है। हालांकि छोड़ा तो केजरीवाल को भी गया था, जमानत मिली थी, लेकिन और दूसरी बात ये कि लोगों के दिमाग में वो इंजीनियर रशीद, एक बेल्ट में तो उनका प्रभाव है, लेकिन वो जो करिश्मा उन्होंने लोकसभा में कर दिया था, वो जमीन पर होता दिखाई नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रामबन एक जगह है, वहाँ से जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं, 10 जिले जम्मू संभाग में और वहीं से बढ़ता है, और 10 जिले कश्मीर घाटी में। इन 20 जिलों में 10 जम्मू कश्मीर में जो 43 सीटें हैं, मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में 25 सीटें मिली थी। इस बार अगर उतनी ही पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि एग्जिट पोल में 27 से 32 सीटें कहा गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2014 के आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी छू पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वैली में, घाटी में जो मतदान हुआ,
जो आपने प्रतिशत देखा ज़्यादा, चूंकि 8-9 साल से सरकार नहीं है, 5 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो लोगों को यह था कि अगर यही मौका है, अगर इसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, चुनाव में कोई बॉयकॉट का कॉल भी नहीं था। और मैं तो गांव-गांव में गया, लोगों में बड़ा उत्साह था, लोग बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा करके वहाँ पर मतदान केंद्रों पर लगे हुए थे। गांव-गांव में उत्साह था, लोगों को ये लग रहा था अब अपना नुमाइंदा चुनने का वक्त आ गया, कम से कम हम अपने नुमाइंदे से बात तो कर पाएंगे, उसको अपनी समस्या बता तो पाएंगे। और पीछे जब आपको मालूम है राष्ट्रपति शासन में अधिकारियों, तो ये वोटिंग जो थी, इसको रिवेंज वोटिंग के तौर पर भी कई लोगों ने लिया कि जल्दी से सरकार बनाई जाए, या जो फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया है यहाँ केंद्र की, और उसके खिलाफ मैंडेट दिया जाए। इस तरह का कश्मीर घाटी में एक इमोशन देखने को मिला। अब दूसरी बात यह है कि पूरे कश्मीर घाटी में और जम्मू में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि धारा 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान विकास के काम हुए हैं, स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है, अस्पताल का तो नहीं लेकिन रोड्स की स्थिति बेहतर हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। लोगों ने ये बात तो बिल्कुल कही कि 5 साल में काम हुआ है, लेकिन चूंकि उनके अपने नुमाइंदे नहीं थे और 370 का आम आदमी तो नहीं जानता। पहले मैं एक बार 370 नहीं जब था तब भी मैं गया था, तो मैंने कई लोगों से पूछा गांव में आम लोगों से, तो उन्हें 370 के बारे में उसका फ़ायदा क्या है ये उनको पता नहीं था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 370 ये इशू नहीं है, आया गया था तो कौन सा फ़ायदा, 70 सालों में क्या फ़ायदा हो गया, चला गया तो कौन सा नुकसान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सामने लाया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को इस तरह से बातें की गई कि अब यहाँ पे सारे अधिकारी, डीएम, कलेक्टर दूसरे प्रांतों के लोग आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसकी नौकरी जो केंद्र सरकार के जरिए से होगी, इसमें राज्य के दूसरे जगहों से लोग आएंगे, तो अब वो कहते हैं हम कश्मीरी बोलते हैं, अफसर समझ नहीं पाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो एक बात ये, दूसरी बात 370 के फैसले पर पूरे देश में जो लोग तालियां बजाते हैं, और इसको ऐतिहासिक और साहसिक फैसला तो माना जाना चाहिए, लेकिन इसका असर जम्मू में और कश्मीर में, लद्दाख में क्या हुआ देखिए। पहली बात तो है कि जम्मू में, कश्मीर में तो कोई घर नहीं बसा, 10 जिलों में एक आध दो लोगों ने ज़मीन खरीदी हो तो खरीदी हो, मगर आप एक भी कोई परिवार बसा हो वहाँ धंधा शुरू कर, ऐसा तो हुआ नहीं 370 खत्म होने का। हाँ, जम्मू में और जम्मू के आसपास बड़ी संख्या में लोग आ गए। आप श्राइन बोर्ड देखिए वैष्णो देवी की, उसमें पुजारी, उसमें सारे लोग अधिकारी सब दूसरी जगहों से आ गए। जम्मू में बहुत सारे जगहों से, दूसरी जगहों से लोग आ गए और बस गए, क्योंकि जम्मू तो बसने के लिए सेफ भी है, अच्छा भी है, नज़दीक भी है। आप दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी जा सकते हैं, बाई रोड आप अमृतसर और इन सब जगहों से 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। पंजाब से सटा हुआ है, और जम्मू में पूरा वहाँ माँ वैष्णो देवी है ही, जम्मू एक टूरिस्ट प्लेस है ही, और तो वहाँ लोग गए, वो रहने की भी अच्छी जगह, तो वहाँ तो अच्छी खासी संख्या में लोग बस गए। अब जो जम्मू रीजन के लोग हैं उनको भी ये लग रहा है कि 370 से तो दूसरे लोग आके बस गए। यहाँ की नौकरियों में जब 370-35 से था, तो जम्मू कश्मीर की जो नौकरियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलती थीं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, मतलब जो कर्मचारी चयन आयोग से निकलती थी, वो हमारे ही हम ही को मिलती थी, उसको दूसरे जो लोग नहीं पा सकते थे। अब तो नौकरियां दूसरे लोग भी पा जाएंगे। ये फीलिंग जम्मू के लोगों में भी आई। हालांकि मैंने आपको बताया कि काम धाम और बीजेपी का शुरू से वहाँ जड़ें जमी हुई हैं, तो 25 सीटें जो पिछले 14 में मिली थी, अगर उतनी ही बीजेपी पाती है तो धारा 370 हटाने का कश्मीर में उसको कोई चुनावी फ़ायदा नहीं मिला। दूसरे राज्यों में उसी पर उसका फ़ायदा मिला, निश्चित तौर पर मिला है, लेकिन वहाँ नहीं मिला। अब वैली में जो 10 है, वहाँ ऐसा नहीं था कि लोगों का झुकाव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इसलिए है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से शासन चलाया है और वो लोगों की नंबर 1 पसंद है। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन उन्हें किसी को चुनना था और उनके सामने 2 विकल्प, बड़े 2 पार्टियां थीं, एक पीडीपी
और एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला फैमिली की। हुआ ये कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ जो गठबंधन करके सरकार बनाई और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद 370 खत्म हुआ, तो बीजेपी के जम्मू कश्मीर में सरकार की एंट्री में महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार हैं, नहीं तो बीजेपी कश्मीर में इस तरह से एंट्री नहीं कर पाती। ये वहाँ के लोगों के दिमाग में एक बात आई, इसलिए पीडीपी जो एक मजबूत पार्टी थी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर जगह टक्कर दे सकती थी। देखिए, एक बात तो तय है कि कश्मीर वैली में ज़्यादातर सीटों पर जो बड़े नेता हैं, जिनका कनेक्ट है, जिनको लोग मानते हैं, जो स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं, वो नेता या तो पीडीपी में है और नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ऐसे बहुत अच्छी फैमिलीज़ के अच्छे नेता, ये सब इन्हीं दोनों पार्टियों में ज़्यादा रहे। लेकिन पीडीपी को बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा, और ये दिमाग में बात लोगों के कश्मीर घाटी के कि अगर पीडीपी को सीटें फिर ज़्यादा मिल जाती हैं तो जम्मू रीजन में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। जबकि इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, 2019 जो 14 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाने की बातचीत हुई थी और शुरुआती दौर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से बीजेपी उनके साथ जाके सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन वो बातचीत सूत्रों के मुताबिक वो बातचीत परवान न चढ़ सकी और बाद में बीजेपी ने पीडीपी के साथ बातचीत की। बीजेपी का पीडीपी के साथ सरकार बनाने से न तो कोई फायदा हुआ न तो कोई नुकसान हुआ। उनके डिप्टी सीएम और तमाम लोग थे, बने थे, सरकार में शामिल थे, उनका चुनावी पीडीपी के साथ गठबंधन से चुनावी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 370 हटाए जाने का जम्मू में भी बीजेपी को कोई फायदा मिलता मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि 2014 में 25 सीटें थी, अगर 25 सीटें भी वहाँ पर बीजेपी पाने में कामयाब हुई तो बहुत बड़ी बात होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 में से कम 35 सीटें उसे मिलेंगी घाटी में, और मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उसे जम्मू में भी 2-3 सीटें मिलेंगी। और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। वो 4, 6, 8 सीटें, मैक्सिमम 8-9 सीटें पा सकती है। तो दोनों मिलाकर हो सकता है 46 पा भी जाएं, हो सकता है नहीं भी पाएं और उन्हें सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों या पीडीपी की ज़रूरत पड़े। अब ऐसे में जो संख्या गणित है वो इस तरीके का ही होगा कि सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बनेगी। हो सकता है पीडीपी उसे बाहर से समर्थन दे और या दूसरे लोग भी दें। सरकार तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बनेगी, इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर घाटी के इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का और लोगों का जो झुकाव था वो देखने को सिर्फ इसलिए मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके सामने एकमात्र विकल्प था। तो ये किसी की न लहर थी न किसी का लोगों में उत्साह वोट देने का तो था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इस बार के कश्मीर के चुनाव बहुत ही शांति से और बहुत ही उत्सव से, मैं उस कार्यक्रम के दौरान बोलता भी था कि जश्न जमहूरियत कश्मीर में देखने को मिली। और कश्मीर के लोग तो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हो सकते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। उनके जैसा मेज़बान, उनके जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत ही शानदार लोग कश्मीर के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और गांव-गांव आप भी कभी घूमने जाइएगा ना, होता क्या है, सब लोग जाते हैं गुलमर्ग और श्रीनगर, यहीं घूमकर पहलगाम चले आते हैं। आप कश्मीर के किसी ज़िले के गांव में जाइए और बिल्कुल आप आराम से उतरिए और लोगों से बातें कीजिए। वुलर लेक जाइए, मादीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा के इलाकों में जाइए। टूरिस्ट के साथ, मेहमानों के साथ उनका रवैया बहुत ही शानदार और गर्मजोशी वाला रहता है। बाकी चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो इस बात की तारीफ़ तो करनी पड़ेगी कि 5 सालों के राष्ट्रपति शासन में हुए विकास कार्यों को लोग वहाँ सराहते तो हैं, लेकिन 370 छिन गया, इसके लिए वो केंद्र सरकार से नाराज़ बहुत हद तक है। और ये जो मतदान वैली में हुआ है, देखिए लद्दाख में भी 370 का हटा और उसको यूनियन टेरिटरी मिला। सोनम वांगचुक
1 महीने से ज़्यादा पैदल चल करके आए और वो बात करना चाहते हैं, वीडियो रोज़ डाल रहे हैं कि हम धरना देना चाहते हैं, हमको सरकार बताए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम है कि सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख से पैदल चल करके क्यों गांधी यहाँ पर आना चाहते थे, गांधी स्मृति पर क्यों राजघाट पर गांधी जी को 2 अक्टूबर पे वहाँ वो अपनी यात्रा समाप्त करना चाहते थे। सोनम वांगचुक का भी यही कहना है कि 370 आपने हटा दिया, नौकरियां गायब हो गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया, अब नौकरियां मिलने लिए दूसरे लोग आ जाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, आपने 370 हटाकर हमें तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, उधर यूनियन हमें भी राज्य का दर्जा दिया जाए। उनकी एक मांग जिलों को बनाया जाए, तो जिले तो मोदी सरकार ने बना दिए हैं, और भी पर्यावरण को लेकर उनकी डिमांड है। तो 370 हटने का साइड इफेक्ट लद्दाख पर भी है, जम्मू पर भी है, और कश्मीर पर तो जो है वो है ही। लेकिन जब हम 370 हटाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वही 10 जिले और जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन है उसी की बात आती है। ऐसा नहीं है, पूरे स्टेट में 370 हटाए जाने के जो दुष्परिणाम उनको कहते हैं कि उनको दुष्परिणाम ये दिख रहे हैं कि जम्मू रीजन में बहुत सारे लोग आ गए और नौकरियों में समस्या दिखाई दे रही है। तो बहरहाल जम्मू कश्मीर में कोई भी फ़ायदा किसी भी तरीके का मुझे बीजेपी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है। नमस्कार।